गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट वीडियो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी। इसके लिए मैं सेकेंड वीडियो फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारा लेसन है कि साइमा ने हमारी बीमारी ले ली, तो सेकेंड वीडियो है कि उनकी दो सबसे बड़ी कविताएं संत ने नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और दो चट्टान अथवा सिफिसस बरकस हनुमान मैंने ल्यूप्रेसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित ना करती थी। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। ये लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार भी ठुकरा दिए थे और वो बीमारी की हालत में जो है उन्होंने बुक्स वगैरह भी लिखी। और अपनी जवानी की हालत में, जब वो जवानी में थे, तो ये छोटी मोटी बीमारियों को तो वो ऐसे ही पराजित कर देते थे कि बुखार सुखार क्या होता है, आखिर विश्राम कब तक करेंगे। और विश्राम तिवारी ने इन्हें कहा था कि मार के पीछे भूत भागे, यानी भूत को मारोगे तो क्या वो भाग जाएगा। पर उन्होंने खुद अपना प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी हम काम करेंगे तो बुखार जो है क्या अपने आप खुद चला जाएगा। यह बुखार मामूली ना था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झंझोर कर रहा था। यानी क्या है कि ये बुखार जो है ना मामूली नहीं था और ये उस तूफान से जॉइन था कि जो पिछले 9 महीने से उनको झंझोर कर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विद्यासंग झटका मुझे दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। यानी क्या हुआ कि उनकी स्कूल बंद हो गई थी, अब वो ट्यूशन पे जाते थे। उनको आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, अब उनको क्या पैसों की ज़रूरत थी और किताबों की जो इतनी बिक्री हो नहीं पाती थी। कर्ज सिर पर चढ़े, कर्ज जो है उनके सर पे चढ़ गया था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब देखिए उनके कर्ज जो है उनके सर पे चढ़ गया है। अब बुखार जो है 10 दिन रहा, 20 दिन रहा, महीने भर हो गए, इस तरह 2 महीने हो गए, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना ना होता। अब बुखार के साथ वो ट्यूशन पे कैसे जाते, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102। अब क्या है, अब बुखार की हालत में उनको स्कूल भी जाना पड़ता था। अब सुबह तो बुखार नहीं रहता था, मगर शाम को जो है 101, 102 के बीच हो जाता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा सेकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथ कर रहा था। अब कमजोरी जो है उनको दिन पे दिन बढ़ती गई और थोड़ी थोड़ी खांसी भी उनको आती गई और इसके लिए क्या है वो होम्योपैथ की दवा कर रहे थे अपने आप से। क्या उस समय मेरी जीवाए पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि साइमा का बुखार लेने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि उस समय क्या मेरी कुंडली में सरस्वती बैठी थी कि मैं कहने जा रहा था कि साइमा का बुखार मुझे दे दो। बेटी ही तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए साइमा स्वस्थ है। कहते बेटी होती तो अच्छा रहता, तो क्या मैं बीमार हूँ इसलिए साइमा जो है वह स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में जवार मुक्ति नहीं जानी है। पर साइमा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही है। और साइमा को उनकी बीमारी क्या है, अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही है, टेंशन हो रही है। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता ना बन जाए। यानी उन्होंने अपने आप को इस तरह से दिखाने के लिए स्वस्थ बना लिया था कि उनको ये टेंशन ना हो। उनकी वाइफ साइमा जो उनकी वाइफ थी, उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी ना था और उसके अलावा जो है अतिरिक्त यानी उसके अलावा जो है उनकी बीमारी के बारे में किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। अब जो है
उनकी बीमारी के बारे में तो और कोई जानता नहीं थे और वो काम भी सामान्य रूप से करते थे। गर्मी के दिनों में तो ऐसा होता है क्योंकि धूप ज़्यादा होती है तो उसके वजह से इंसान थोड़ा दुबला पतला हो जाता है। तो एक दिन वो कहते हैं कि क्या मैं डॉक्टर मुखर्जी से जाके मिली हूँ। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। अब उन्होंने क्या कहते थोड़ा इधर उधर बहाना किया तो उन्होंने ब्रह्मशस्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को ना दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। अब जो है उनकी वाइफ जो है कि उनका मानना है कि जब तक तुम डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तब तक क्या है मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मशस्त्र तो मानना ही था। अब ये ब्रह्मशस्त्र यानी ब्रह्मशस्त्र यानी क्या है, औरतों के लिए एक ब्रह्मशस्त्र होता है कि अपने हस्बैंड लोग के लिए मनाने के लिए इस तरह से वो करती हैं कि हाँ अगर आप ये काम नहीं करोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। तो ये औरतों के लिए एक हथियार के रूप में साबित होता है। तो जो यहाँ भी जो साइमा जो है वो कहती है कि जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब उनके हस्बैंड को क्या है, उनकी बात तो माननी ही थी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। अब उनको क्या है कि उनके ऊपर कोई क्षय का आक्रमण हुआ है, यानी कोई क्षय आ गई है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। अब उन्होंने नुस्खा यानी दवा लिख दी और बोले कि कुछ दिन तुम टेंशन फ्री होकर घर में आराम करो। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया। अब जो उनको नुस्खा था वो थोड़ा उनको आज अलग लगा। वो कहते हैं क्या मेरी विदा होने का यानी जाने का समय आ गया है। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था। यानी अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु मेरे करीब आ रही है। इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना ही श्रम संघर्ष करने, इतने ही दुख संकट काट उठाने। अब वो सब बोलते हैं कि क्या बस मेरे लिए इतना ही टाइम था, इतना ही मैं अपने दिन में यानी अपनी लाइफ को गाने गुनगुनाया, इतनी मेहनत करी और इतना ही दुख मेरी किस्मत में लिखा था। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। अब वो कहते हैं कि ये तो मेरा स्वागत कर रही है, क्या मैंने मधुशाला में अपनी भविष्यवाणी खुद कर दी थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या साइमा के भाग्य में वैद्य भी लिखा है, विधव्य भी लिखा है। अब वो कहते हैं क्या साइमा के भाग्य में जो है यानी विधवापन भी लिखा है। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, पूरे आराम के मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने से पहले। अब मरने के उनको अंदर डर नहीं था। कठिन उनको कब लगा कि मरने से पहले जीना, पूरे आराम अर्थ होंगे। ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ बगैर तो तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। सालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकता, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में ना होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। अब मरने से पहले जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान को पता चल जाता है कि हमको ये बीमारी है। तो कहते हैं कि मैं कैसे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल छोड़ दूँ और छुट्टी लेकर घर पे बैठ जाऊँ, और जो तनख्वाह है वो तनख्वाह के साथ में कब तक क्या कहते हैं एडजस्ट करूँगा। तो उनको ये टेंशन हो जाता है। और जो किताबों की आमदनी है वो भी नियमित रूप से नहीं है, तो ये सब कर्ज कैसे अदा होगा। उनके ऊपर जो कर्ज हो गया था वो सब कैसे कम होगा। साइमा ने मेरी बीमारी सुनी तो काँप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका काँपना
मैं सहन नहीं कर सकूँगा। अब सायमा को उनकी बीमारी का पता चल गया। वो एकदम पर तुरंत संभल गई और उनको अनुभव हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। अब जो है उनको जो बीमारी हो जाती है उसके वजह से उनके माता पिता को भी पैरालाइज हो जाता है, लकवा हो जाता है। पर लेकिन उनके जो पिताजी जो थे वो धैर्यवान थे। उन्होंने कहा कि बेटा आप घबराओ मत, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, चाहे उसके लिए हमको अपना घर ही क्यों ना बेचना पड़े। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की भी बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे, उनसे दवाई मांग ली और चारपाई पर लेट गया। सायमा की सेवा साकार हो गई। अब जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी ले ली। ट्यूशन और स्कूल से जो भी क्या कहते हैं पैसे थे वो सब ले लिए, जो किताबें बेच के जो उनको पैसे मिले वो भी ले लिए। और फिर कुछ दिन के लिए वो चारपाई पे लेट गई और उनकी वाइफ सायमा जो है उनकी सेवा करने लगी। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने का रहता था, चिंता के लिए समय ही कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। अब उनको डॉक्टर ने तो कह दिया था कि आराम करना, पर ऐसे में आराम कहाँ होता है। इंसान के ऊपर जब कर्जा हो तो वो टेंशन में रहता है। और इसी तरह यहाँ भी जो लेखक जो है वो टेंशन में थे कि चाहे मेरी मौत आए ना आए, मगर उससे पहले मुझे क्या है, मैंने जो कर्जा लिया है वो पूरा हो जाए मेरी मौत के पहले। सायमा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। और सायमा जो है उनके लिए एक आईना थी। अब वो पूछती हैं कि आपको कोई टेंशन है? अगर तुम टेंशन ही करोगे तो आपको दवा कहाँ से फ़ायदा करेगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 रुपये अन्य मित्रों के। कहते हैं कि मुझ पर 400 रुपये और दोस्तों के 100 रुपये का कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे सायमा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। अब जो है सायमा ने जो जवाब दी वो जवाब सुन के वो बहुत चौंक गए और उनको घूर घूर के देखने लगे। और फिर से वो सोचे, क्या मैंने सायमा को आज तक पहचाना नहीं। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। अब वो क्या कहती हैं कि कर्ज तो है मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी टेंशन मत लो। मैं सोचने लगा, सायमा ने व्रज ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। अब जो उनकी वाइफ जो है उनको ये इस तरह से दिलासा दी होंगी कि ताकि वो टेंशन फ्री रहे, नहीं तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो सायमा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। सायमा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसा स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझे या जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं सायमा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। अब जो है यहाँ पे वो सोचते हैं कि मैं इस तरह अपने आप को कैसे बीमारी में मुब्तला कर सकता हूँ, कैसे मैं जीने के संघर्ष को छोड़ सकता हूँ। बोले, मैंने आज तक सायमा के लिए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा, पर अब मैं करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में, ऐसी हालत में मैं सायमा को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। वो अपने आप को अंदर से कहते कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं उसका एक अपराधी होऊंगा। तो बोले, अब मैं सायमा के लिए
जो है चिंता नहीं छोड़ के जाना चाहता। बोले मुझे जीना है और मैं जीने के लिए कुछ भी रास्ता खोजूँगा। और फिर तभी उनको एक रास्ता दिखाई देता है। पंद्रह दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए। अपनी वृद्ध अवस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियमित का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसों छोड़ने का योग्य नहीं बनना था। ना जाने राम कहाँ लगे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। अब जो है 15 दिन में जो है उनके पास जितने पैसे थे वो सब खाली हो गए। अब वो सोचते हैं कि जो पिताजी ने अपने लिए यानी बुढ़ापे के दिनों के लिए जो बैठने के लिए जो मकान बनाए थे, भले चाहे मकान वो 1 रूम का हो 2 रूम का, चाहे जैसा भी हो, आखिर हम अपने घर में रहेंगे, चाहे भूखे नंगे बैठे रहेंगे, मगर कोई हमको ये तो नहीं कह सकता कि हाँ नहीं हमारे घर से निकल जाओ। हमारा घर खुद का घर होता है, भले चाहे हम उसके अंदर भूखे रहे प्यासे रहे जैसे भी रहे, मगर हमारे सर पे क्या आती है, एक छत होती है। तो कहते हैं कि मैं उस छत से उनको कैसे वंचित करना चाहता हूँ बुढ़ापे में, और मैं ये इस तरह से मैं ये नहीं करना चाहता। एक और दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर साइमा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि से भी दी, बल भी दिया। अब वो जो है उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक रास्ता दिखाई देता है, अब मैं उस पर चल कर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। अगर मैं अपने लिए नहीं तो अपनी साइमा के लिए मैं ज़रूर ये संकल्प करूंगा। और इससे जो है वो उनको अंदर फिजिकली तौर पे वो मजबूत हो गए। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब वो डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके इलाज का पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व के मैं कुछ और कहूँ या कुछ और पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। अब डॉक्टर जो है इस तरह से उनको कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जाओ मरो। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी दे तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। अब डॉक्टर ने उनको क्या है, एक लफ्ज़ कह दिया, जाओ मरो। यानी आज तक उनके जीवन में उनको जीने की जीवन जीने की इतनी वो नहीं थी, आशाएं नहीं थी, मगर डॉक्टर के एक लफ्ज़ से उनको जो एक चुनौती मिली कि नहीं, कि अब मैं खुद जी के बताऊँगा। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था कि मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिटज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी का दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना माना था। सिर्फ एक कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। ना दवा पर कुछ खर्च, ना खुराक पर ना कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। अब जो है उनके नहीं बचपन के जो एक पड़ोसी थे बाबू मुक्ता ने उनको ये बीमारी का इलाज के बारे में बताए थे कि एक होम्योपैथिक नहीं एलोपैथिक बीमारी थी। उससे क्या है, एक ठंडे पानी का टब में उसमें बैठे रहने का और उस रोगी को क्या दूध, घी, मक्खन, अंडा ये सब देने का, और साथ में जो सब्जी, फल वगैरह ये सब उनको दिया जाता है खुराक में। इसमें तो ज़्यादा खर्च भी नहीं होता। इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कम काम काज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिटज बात आरंभ किया। तद्दन अनुसार खुराक आदि रखी।
स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। अब जो है उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी का जो नुस्खा था वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। अब वो जो एलोपैथिक का जो इलाज है वो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ी उनके अंदर चेंजिंग देखने को मिले। उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, खाली क्या है उन्होंने रात का जो ट्यूशन था वो छोड़ दिया। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता, यानी उन्होंने ट्यूशन छोड़ दिया तो उसके बदले जो है किताबों की बिक्री होने लगी थी। साइमा ने मेरा विरोध ना किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने सौशिष्ट पंथा कहा और मेरे पीछे चली। यानी साइमा यानी ये जो अपनी लाइफ में जो भी करते थे उनकी वाइफ कभी उनको कुछ नहीं कहती थी और वो भी उन्हीं के रास्ते पे चलती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी मेरा विरोध नहीं किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर चला उसने व्यवस्थित पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरे स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। यानी अब जो वो एलोपैथिक की जो चिकित्सा कर रहे थे उसमें भी वो उनका साथ दी, उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना, वो सब में उनका साथ देती। सबके अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर ना ठहरने दिया, ना पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये मधुशाला की एक कविता है कि अगर हम राह पकड़ लेंगे तो हम खुद ही यानी खुद ही हम चले जाएंगे। बस हमको क्या है, राह पकड़ने की देरी होती है। लेकिन आपने अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया हुआ यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने का भी शिकायत नहीं की। यानी जितने दिन जो है लेकर यानी उनकी बीमारी दवा इलाज चल रहा था तब तक जो है उनकी वाइफ ने जो है साइमा ने अपने रोगों को जैसे लगता है उन्होंने टाल दी थी। तब तक वो उनसे ये भी नहीं कहती थी कि हाँ, शिकायत नहीं करती थी कि मुझे उंगली में दर्द है, शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतन ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। यानी साइमा ने उनकी इतनी सेवा की कि उनके लिए उनकी बीमारी को दूर करने के लिए उन्होंने खुद की भी कभी शिकायत नहीं की कि हाँ मुझे एक उंगली में दर्द है। इतना उन्होंने उनको उनकी बीमारी दूर करने के लिए हर तरीके से उनको उनकी सेवा करी। और यही सेवा देखकर जो है लेखक के मन में बहुत ज़्यादा उनके लिए सम्मान हो गया। वो कहते हैं कि मैं आखिर इनको क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। यानी हस्बैंड की, माँ बाप की सेवा करना एक बहुत बड़ी कीमत होती है कि जो हमको चुकानी पड़ती है। अपने श्रेय जवर से पूर्णतः मुक्त हो। जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर ना उठी। यानी देखो यहाँ पे कि जब वो अच्छे हो गए 15 अप्रैल को 1936 को उन्होंने अच्छे से भोजन किया और फिर उसी दिन जो साइमा जो है वो क्या है, चारपाई पे जो गिरी तो फिर वो नहीं उठी। 216 दिन बराबर रोग सैया पर पड़े रहने के बाद 17 दिसंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी 216 दिन जो है वो बराबर जो है बीमार रही और फिर 17 नवंबर 1936 को उनकी क्या है, मृत्यु हो गई। यानी उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। साइमा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों की मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी इन 18 महीनों में उनकी वाइफ साइमा ने भी बहुत संघर्ष करी और उन्होंने भी। मेरे संघर्ष में साइमा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्च की कमजोरी
से वह मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने अपने हस्बैंड की बीमारी में तो पूरा सहयोग दिया, वो अच्छे भी हो गए और खाना खाए, बट जिस दिन वो खाना खाए उसके बाद जो है वो बीमार पड़ गई और 18 महीनों तक वो खटियों पे पड़ी रही और उसके बाद उनके देहांत हो गया। और वो लेखक कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने मेरी सेवा करी, मेरी ज़िंदगी बचाई और मैंने भी किया, मगर मुझे जो है उसमें कामयाबी नहीं मिली और उनको कमज़ोरी जो है दिन पे दिन खा गई और वो उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।